एवरीवन, मैं अपने YouTube चैनल नो हाउ बायोलॉजी बाय श्यामन सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया लेसन जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। तो ये लेसन जो है मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो जानते हैं इसकी खोज के बारे में। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने सन 1869 में क्या किया था, पस सेल थी यानी मवाद कोशिकाएं थीं। तो उन मवाद कोशिकाओं से न्यूक्लिक अम्ल को क्या किया था, पृथक किया था। कैसे? इन्होंने उन पस सेल्स के न्यूक्लियस में, किसमें बेटा, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में क्या देखा, इन्होंने देखा कि इसमें एक तत्व पाया गया जो था फास्फोरस ही पाया गया। और उसमें क्या था, सल्फर की जो मात्रा थी वो क्या थी, अनुपस्थित थी। यानी केवल फास्फोरस ही था और सल्फर जो था अनुपस्थित था। तो इनको पता चला कि ये जो पदार्थ है वो प्रोटीन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें सल्फर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसलिए इन्होंने इसका जो नाम दिया वो क्या दिया, नाम दिया बेटा न्यूक्लिन। इसका नाम न्यूक्लिन दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त हुआ, न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ। इसलिए मिस्टर साहब ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। इसके बाद वैज्ञानिक आए अल्टमान। इन्होंने सन 1889 में क्या किया, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का था और अम्लीय प्रवृत्ति के कारण अल्टमान ने इसका जो नाम था वो क्या दिया, वो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम इसका दिया। कि यह है क्या, जो मिस्टर साहब ने पस सेल से अलग किया था पदार्थ को, वो क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है। इसके बाद वैज्ञानिक आए कोसेल। इन्होंने 1893 में क्या किया, इस न्यूक्लिक एसिड के रासायनिक संगठनों का पता लगाया और जल्द ही पता चल गया कि जो ये न्यूक्लिक एसिड हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कैसे, देखते हैं। तो जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं, उनमें दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? तो पहला होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए और इसको कहते हैं बेटा आरएनए। तो ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब आइए जानते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो अगर हम दोनों न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। कैसे? तो आइए देखते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसका होता है, तो ये बना होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर इसका अपघटन किया जाए तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्राप्त होगा बेटा, तो तीन चीजें प्राप्त होंगी। पहली नाइट्रोजन बेस, और दूसरी चीज बेटा क्या प्राप्त होगी, तो दूसरी चीज प्राप्त होगी हमको शुगर
यानी शर्करा, और कौन सी वो, पेंटोज, और तीसरी चीज जो है वो क्या प्राप्त हुआ, फॉस्फेट, और वो किसके रूप में था, फास्फोरिक एसिड के रूप में। तो ये न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स या घटक हैं। अब देखते हैं बारी बारी से तीनों के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो होते हैं प्यूरिन्स और प्रिमिडीन। प्यूरिन्स और प्रिमिडीन। तो ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अब जो प्यूरिन्स होते हैं वो फिर से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो होता है बेटा एडेनिन और गुआनिन। और प्रिमिडीन जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं बेटा, तो थाइमीन और साइटोसिन। ये 2 प्रकार के होते हैं। एडेनिन को ए, गुआनिन को जी, थाइमीन को टी और साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हैं नाइट्रोजन बेस। अब देखिए इन दोनों में आपको अंतर भी बता देता हूँ यहीं पर कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं दोनों के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेंजीन के डबल रिंग होती है, और जो प्रिमिडीन्स होते हैं उसमें सिंगल रिंग होती है। तो कैसे, ये देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 और इसी के साथ में इधर एक श्रृंखला होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा, तो आइए देखते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। और इधर देखते हैं जो हमारा प्रिमिडीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, तो उनका सिंगल लिंक का होता है इस प्रकार से, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 कार्बन। तो कैसे, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हैं, नाइट्रोजन बेस हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और कहाँ से कौन सा नाइट्रोजन जुड़ता है, तो ये आगे जानेंगे। तो ये हैं नाइट्रोजन बेस हैं। इसका दूसरा घटक या दूसरा यौगिक कौन सा था, तो वो थी बेटा शर्करा। शर्करा, और कौन सी शर्करा थी बेटा, पेंटोज शुगर थी। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा,
तो ये शर्करा बनी। अब क्योंकि हमको पता है न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के थे, डीऑक्सी और राइबो। तो अब होगा क्या, जो न्यूक्लिक एसिड थे तो उसमें दोनों में यानी डीएनए और आरएनए, तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी बेटा, तो डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबो। अब आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो दोनों में अब ये स्ट्रक्चर है किसका, तो देखिए दोनों के सूत्र जो होते हैं C5H10O4 और इसका C5H10 और O5 ये होता है। तो अब देखते हैं ये शर्करा कौन सी बनी। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बना। अब काउंट करिए आप कि कार्बन हमारे पास कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो यानी इसमें कौन सी ये शर्करा है, तो वो है C5H10O5 आरएनए में पाई जाने वाली, और वो है कौन सी, राइबोज शर्करा का ये स्ट्रक्चर बना। अब डीएनए में यानी डीऑक्सी राइबोज शर्करा का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो जो O है O4 लिखा है, यानी क्या होगा, एक ऑक्सीजन की कमी होगी। और वो कहाँ पर कमी होगी, तो वो होगी दूसरे नंबर के कार्बन में, यानी यहां से क्या हो जाएगा, एक O निकल जाएगा। तो ये क्या बन गई, तो ये बन गई डीऑक्सी राइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये शर्करा का स्ट्रक्चर है। और इस शर्करा से क्या जुड़ते हैं, जो हमने पहले पढ़े नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं, और शर्करा और नाइट्रोजन बेस जुड़कर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये थी शर्करा। अब यहीं पर देखे ले रहे हैं तीसरा घटक जो है उसका नाम है फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पी, जैसा कि हमको पता है पी की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 5 होती है। जो किससे, ऑक्सीजन के साथ OH और OH, ये हमारा फॉस्फेट हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों घटक हमने पढ़े। अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे इन तीनों घटक को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कैसे बनती है। तो अगले वीडियो में जानेंगे